डियर स्टूडेंट्स, आइए चालू करते हैं आज से एक नया टॉपिक दैट इज हेलिकल गियर्स। अब तक पिछले कई लेक्चर्स अराउंड 15 to 20 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया स्पर गियर्स। एक्चुअली जब हमने चालू किया था तो हमने चालू किया था गियर्स के ऊपर, है ना। और गियर्स को जब हमने क्लासिफाई किया था तो हमने एक पैरामीटर रखा था कि बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द शाफ्ट, और जब हम शाफ्ट की पोजीशन पैरेलल रख रहे हो तो जो हम गियर्स यूज करते हो तब हमने कहा था कि एक तो स्पर गियर यूज कर सकते हैं और दूसरा जो गियर है दैट इज अ हेलिकल गियर, है ना। बाद में फिर हमने हमारा जो स्टडी है वो कंफाइन कर दिया टू स्पर गियर, और आज से शुरू करेंगे हेलिकल गियर। अच्छा भाई, तो हेलिकल गियर हमने कहा था कि हेलिकल गियर विल बी यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर व्हेन the position of the shaft is such that both shafts are parallel to each other। दोनों भी शाफ्ट अगर एक दूसरे को पैरेलल हो तो हमें पावर ट्रांसमिशन के लिए जो एलिमेंट यूज करना है वो हेलिकल गियर भी हो सकता है। एक तो स्पर गियर जो हमने पीछे देखा है, हेलिकल गियर भी हो सकता है, राइट। और बाद में फिर हमने पिछले लेक्चर्स में हेलिकल गियर को डिफाइन भी किया था। हमने कहा था कि हेलिकल गियर ऐसे गियर है जो शाफ्ट के एक्सिस को कुछ एंगल पर इंक्लाइन होते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास एक शाफ्ट है, ये हमारा शाफ्ट है। शाफ्ट के ऊपर अगर हम एक गियर कंसीडर कर लें ना, ये हमारा गियर है। सो भाई ये हमारा गियर मान लेते हैं, गियर, ये हमारा शाफ्ट और शाफ्ट का एक्सिस। शाफ्ट के एक्सिस को जो हमारे टीथ हैं वो कुछ इंक्लिनेशन पे होंगे। ये एंगल पे कट कर दिए, ये टीथ एंगल पे कट कर दिए, ये टीथ एंगल पे, ये टीथ एंगल पे, है ना। जो हमारे टीथ हैं वो शाफ्ट को एक्सिस के को कुछ एंगल पे कट होंगे, वो इंक्लाइन होंगे। दे विल बी मेकिंग सम एंगल विद द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। सो दोज गियर्स आर टर्म्ड एज हेलिकल गियर्स। ऐसे गियर जो शाफ्ट के एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाते हो, दे आर कट दैट दे आर inclined at some angle with the axis of the shaft. In that case they are termed as helical gears। अब हेलिकल गियर्स के हम टर्मिनोलॉजी के ऊपर जाएंगे, लेकिन हमने पीछे भी ये बात देखी थी कि हेलिकल जो गियर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, है ना। मान लो मैं एक शाफ्ट लेता हूं और शिफ्ट शाफ्ट के ऊपर कुछ इस तरह का हेलिकल गियर बनाता हूं। ये हमारा हेलिकल गियर और हमारा जो शाफ्ट है उसे यहां कंसीडर कर लेंगे भाई। और जो हेलिकल गियर है वो इंक्लाइन, ये इंक्लिनेशन भाई, ये इंक्लिनेशन, ये इंक्लिनेशन, राइट। हमने इंक्लिनेशन के ऊपर कट कर दिया, राइट। दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है। देखो भाई, हमारे पास दो तरह के हेलिकल गियर होते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंडेड हेलिकल गियर एंड राइट हैंडेड, या फिर राइट हैंड भी बोलते हैं हम, राइट हैंड हेलिकल गियर। लेफ्ट हैंड हेलिकल गियर और राइट हैंड हेलिकल गियर। एक्चुअली हेलिकल गियर्स की कटिंग के ऊपर या फिर उनके मूवमेंट के ऊपर हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा गियर, कौन सा हेलिकल गियर ये लेफ्ट हैंडेड है और कौन सा वाला राइट हैंडेड है। लेकिन वेरी सिंपल, अगर मैं गियर को देखता हूं और गियर का स्लोप अगर लेफ्ट की तरफ है, राइट ना, मैं इस गियर की तरफ खड़ा हूं, गियर का जो स्लोप है वही मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ है। अब ये स्लोप अगर लेफ्ट हैंड की तरफ है तो उस गियर को बोलूंगा मैं लेफ्ट हैंड गियर। इस गियर को देखो भाई, गियर का स्लोप जो है वो टुवर्ड्स मेरे राइट हैंड है, टुवर्ड्स राइट हैंड है, तो उसे कहेंगे हम राइट हैंड हेलिकल गियर। सो दो तरह के हेलिकल गियर होते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड हेलिकल गियर और राइट हैंड हेलिकल गियर। लेफ्ट हैंड हेलिकल गियर, राइट हैंड हेलिकल गियर। और जो हमने ये भी देखा था कि पिछले लेक्चर्स में कि हेलिकल गियर्स का जो एंगेजमेंट होता है दैट इज स्मूदर एज कंपेयर टू स्पर गियर्स। इवन हेलिकल गियर्स कैन ट्रांसमिट मोर पावर व्हेन दे आर कंपेयर टू स्पर गियर्स। और हमने ये भी देखा था कि हमारे पास एक हेरिंग बोन गियर भी होता है, HERRING
BONE, हेरिंगबोन गियर। अगर हम एक ही डिस्क के ऊपर दोनों भी लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड गियर्स कट करते हैं, है ना, हमारे पास एक से डिस्क है, डिस्क के ऊपर हमने उसके दो पार्टीशन गिरा दिए सच दैट लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड गियर्स हमने दोनों भी एक ही डिस्क के ऊपर कट किया, और फिर हम पावर ट्रांसमिशन के लिए अगर यूज करते हो तो उस तरह के गियर को हम कहेंगे हेरिंगबोन गियर, है ना। एंड अगेन हेरिंगबोन गियर इज much superior to helical gears, and we know that helical gears are superior to spur gears, so herringbone gears are superior to both helical as well as spur gears, having their own advantages. And the very big advantage is that they don't have any type of thrust, so they work very smoothly. That is about helical gears. अब बात करते हैं helical gear के टर्मिनोलॉजीज के ऊपर। हेलिकल गियर की टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो वेरी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल को जनरली हम अल्फा से डिनोट करेंगे। हेलिक्स एंगल को जनरली हम अल्फा या फिर फाई से डिनोट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। हेलिक्स एंगल अल्फा से डिनोट करो या फिर फाई से डिनोट करो, है ना। फिलहाल के लिए हम अल्फा से डिनोट कर देंगे, चलेगा, है ना। हेलिक्स एंगल अल्फा से डिनोट कर दो। अच्छा भाई, अल्फा थीटा हम देखेंगे। अच्छा भाई, हेलिक्स एंगल, अब हमने ये कहा कि जो अगर टीथ एक्सिस के साथ, शाफ्ट के एक्सिस के साथ कुछ एंगल पे कट किए गए हों तो उसे हम हेलिकल गियर कहेंगे। और जितने एंगल पे ये कट किया हो, मतलब कि द एंगल मेड बाय द हेलिकल गियर और द tooth of the helical gear with the axis of the shaft will be termed as helix angle. ये एंगल जो होगा that will be helix angle alpha, ना। ये एंगल जो होगा, ये होगा हमारा अल्फा। हेलिक्स एंगल मतलब कि वो एंगल होता है जो हमारे हेलिकल गियर्स शाफ्ट के एक्सिस के साथ बनाते हो। कैसे डिफाइन करेंगे हम? द एंगल टू विच द टीथ आर इंक्लाइंड to the axis of the gear is known as helix angle. The angle made by the helix of the helical gears with the axis of the shaft will be termed as helix angle. तो भाई वेरी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? helix angle. सेकेंड टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे हम, that is normal pitch. नॉर्मल पिच को हम डिनोट करते हैं P सफिक्स n, PN से डिनोट कर देते हैं हम नॉर्मल पिच के ऊपर। पहले समझ लेते हैं कि ये नॉर्मल पिच एक्चुअली है क्या, उसके बाद ध्यान दो भाई। अब ये एक हमारा हेलिकल गियर है ना, उसको एडजेसेंट ये हेलिकल गियर है और ये टूथ है ना। ये हेलिकल गियर का टूथ है, उसको एडजेसेंट ये टूथ है। इन दोनों टूथ को अगर मैं, दो एडजेसेंट टूथ को अगर मैं कंसीडर करता हूं हेलिकल गियर के, तो उनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, मतलब कि एक पॉइंट यहां कंसीडर करता हूं, एक पॉइंट यहां कंसीडर करता हूं, दोनों भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, राइट। और उनके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कि उन दोनों भी टीथ को परपेंडिकुलर होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे नॉर्मल पिच PN। इसे कहेंगे नॉर्मल पिच PN। और डिफाइन कैसे करेंगे भाई नॉर्मल पिच को? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सिमिलर फेसेस ऑफ द एडजेसेंट टीथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सिमिलर फेसेस ऑफ एडजेसेंट टीथ विल बी टर्म्ड एज नॉर्मल पिच। और थर्ड टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, दैट इज सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच हमें पहले से मालूम है, हमने स्पर गियर में भी इसे बहुत यूज किया है। सर्कुलर पिच होता है PC से हम डिनोट करते हैं। और सर्कुलर पिच क्या होता है भाई? द डिस्टेंस बिटवीन करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ टू एडजेसेंट साइड व्हेन मेजर्ड अलोंग द पिच सर्कल, है ना। जब पिच सर्कल के अलोंग हम मेजर करें और जो डिस्टेंस होता है बिटवीन करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ टू एडजेसेंट टीथ, उसे कहेंगे हम सर्कुलर पिच PC। तो भाई अल्फा दैट इज हेलिक्स एंगल, नॉर्मल पिच PN और सर्कुलर पिच PC। अब PN और PC के अंदर रिलेशन है कि जो नॉर्मल पिच PN है दैट इज इक्वल टू नॉर्मल पिच PN जो होता है वो होता है सर्कुलर पिच PC इंटू
कॉस ऑफ हेलिक्स एंगल। अगर हेलिक्स एंगल हम अल्फा से डिनोट करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू पी एन इक्वल टू पी सी कॉस ऑफ अल्फा, पी एन इक्वल टू पी सी कॉस ऑफ अल्फा। है समझ में भाई, पी एन इक्वल टू पी सी कॉस ऑफ अल्फा, राइट। सो जो नॉर्मल पिच होगा दैट इज इक्वल टू पी एन और इट विल बी इक्वल टू पी सी कॉस ऑफ अल्फा, या फिर हम सर्कुलर पिच पी सी को ऐसे भी बोल सकते हैं, पी सी इज इक्वल टू नॉर्मल पिच पी एन अपॉन कॉस ऑफ अल्फा, राइट। तो दिस वाज रिगार्डिंग टर्मिनोलॉजीज ऑफ हेलिकल गियर। और अब सिंस मैंने इसके डेरिवेशंस ले लिए हैं, मैं सभी फॉर्मूले को एक साथ डिस्कस करूंगा। उन फॉर्मूलेस को आप एक साथ नोट कर लीजिए सच दैट नेक्स्ट लेक्चर से हम सीधे न्यूमेरिकल्स के ऊपर चले जाएं। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें जो फॉर्मूले लगेंगे उन फॉर्मूलेस को पहले हम ले लेंगे। तो भाई ना अब हेलिकल गियर के अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलेस तो सिमिलर हैं जो कि हमारे पर गियर में थे। तो हेडिंग दे देंगे वेरी फर्स्ट फॉर्मूला नॉर्मल पिच। नॉर्मल पिच हमने अभी देखा कि नॉर्मल पिच हम कैसे डिनोट करेंगे, नॉर्मल पिच पी एन से डिनोट करेंगे, है ना। और नॉर्मल पिच पी एन क्या होता है, पी एन इक्वल्स टू पी सी कॉस ऑफ अल्फा, है ना। पी एन क्या होगा भाई, पी सी कॉस ऑफ अल्फा। नाउ पी एन जो है वो क्या है, नॉर्मल पिच, वेयर पी एन इक्वल्स टू नॉर्मल पिच। पी एन क्या है भाई, नॉर्मल पिच। पीसी क्या है भाई, सर्कुलर पिच। और अल्फा क्या है भाई, अल्फा इज हेलिक्स एंगल, हेलिक्स एंगल, राइट ना। तो ये बातें तो हो गई। अब ले लेते हैं सेकंड फॉर्मूला, सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच हम डिनोट करते हैं पीसी से। सर्कुलर पिच पीसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पीसी इक्वल्स टू, नाउ पाई इंटू एम होता है। एम क्या होगा भाई, मॉड्यूल, है ना। पीसी क्या है, पाई इंटू एम, और एम क्या होता है, मॉड्यूल। मॉड्यूल जो होता है वो तो हमें मालूम है कि पिच सर्कल डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ होगा, राइट। अगर हम पिनियन के लिए कंसीडर करें तो डीपी बाई टीपी होगा, या फिर अगर हम गियर के लिए कंसीडर करें तो पाई इंटू डीजी बाई टीजी होगा, राइट। वेयर डीपी और टीपी मुझे नहीं लगता कि इन्हें स्पेसिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि डीपी तो पिच सर्कल डायमीटर फॉर पिनियन होता है और टीपी नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन होता है। डीजी पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर होता है जो बड़ा वाला गियर है, और टीजी नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर होता है, राइट। अच्छा भाई, हमें ये तो मालूम है कि भाई मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल इज इक्वल टू, मॉड्यूल एम से हम डिनोट करते हैं ना, और ये क्या होता है, डी बाई टी, है ना। ये बात तो हमें मालूम है, लेकिन हमें जो चाहिए दैट इज नॉर्मल मॉड्यूल। हमें जो नया टर्म चाहिए दैट इज नॉर्मल मॉड्यूल। तो नॉर्मल मॉड्यूल जो होता है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल पिच। अच्छा भाई, बाद में फिर ओके भाई, गियर रेशियो तो हमें मालूम है, गियर रेशियो इज नथिंग बट टीजी बाय टीपी। तो इसे भी कुछ बताने की जरूरत है नहीं, इसे भी हम नहीं लेंगे। स्पर गियर का जो रिलेशन है सेम वही का वही रिलेशन रहेगा। बात करते हैं सेंटर डिस्टेंस की। हमने एक रिलेशन लिया था कि सेंटर डिस्टेंस ऑफ टू स्पाइरल गियर्स, है ना। हेलिकल गियर्स को हम स्पाइरल गियर भी बोल सकते हैं। सो टू स्पाइरल गियर्स, सेंटर डिस्टेंस के लिए हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था, सेंटर डिस्टेंस सी डी इक्वल्स टू पी एन इंटू टी पी अपॉन 2 पाई, है ना। पी एन इंटू टी पी अपॉन 2 पाई इन ब्रैकेट 1 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा 1 प्लस ऑफ जी अपॉन कॉस ऑफ अल्फा 2। ये दो रिलेशन हमने एक रिलेशन निकाला था, है ना। क्या था भाई,
पी एन इंटू टी पी अपॉन 2 पाई, है ना, 2 पाई 1 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा 1 प्लस जी अपॉन कॉस ऑफ अल्फा 2, जहां पर पी एन तो मुझे लगता है कि स्पेसिफाई करने की जरूरत है। पी एन क्या है हमारा नॉर्मल पिच, टीपी क्या है, टीपी तो हमारा नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन है, राइट ना, वेयर टीपी जो है वो नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। अच्छा भाई, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। और जो हमारा अल्फा 1 है, अल्फा वन जो है वो हेलिक्स एंगल है, हेलिक्स एंगल ऑफ पिनियन का ले लो, हेलिक्स एंगल ऑफ पिनियन। अल्फा 2 क्या है भाई, हेलिक्स एंगल ही है, हेलिक्स एंगल। नहीं, इसे अच्छे से समझने के लिए जो हम पिछले वीडियो में मैंने एक डेरिवेशन डाला है उसे एक बार देख लो। तो अल्फा 2 इज हेलिक्स एंगल फॉर गियर, बड़े वाले गियर का जो हेलिक्स एंगल है वो अल्फा 2 है। और जो एक रिलेशन टीपी हो चुका है जी, जो हमारा जी है वो होगा टी जी अपॉन टीपी। टी जी क्या है भाई, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, और नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। सो नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर एंड नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, ये हमारा गियर रेशियो जी है। बाकी इसके अंदर तो कुछ स्पेसिफाई करने जैसा है नहीं। अच्छा भाई, तो इसके बाद हम लेंगे फोर्थ वाला फॉर्मूला, जो हमारा फोर्थ फॉर्मूला है that is regarding efficiency of spiral gears, efficiency of spiral gear, efficiency of spiral gear, गियर का स्पाइरल गियर का इफिशियंसी हम डिनोट करते हैं इक्वल्स टू कितना हो गई, cos ऑफ अल्फा इंटू cos ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस 5, है ना। इसे थोड़ा सा अच्छे से और स्पेसिफाई करेंगे, कॉस ऑफ अल्फा 1 इंटू कॉस ऑफ अल्फा 2 प्लस 5 कर देंगे अपॉन कॉस ऑफ अल्फा 2 कॉस ऑफ अल्फा 1 माइनस ऑफ 5 ना, कॉस ऑफ अल्फा 1 इंटू कॉस ऑफ अल्फा 2 प्लस 5। अल्फा 1 क्या है, पिनियन का हेलिक्स एंगल ना, अल्फा और बीटा से भी कुछ कुछ बुक्स में डिनोट करते हैं, लेकिन हम अल्फा 1 और अल्फा 2 यूज करेंगे। कॉस ऑफ अल्फा 1 इंटू कॉस ऑफ अल्फा 2 प्लस 5 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा 1 माइनस ऑफ 5, वेयर अल्फा 1 और अल्फा 2 तो मालूम है, अल्फा 1 क्या है, हेलिक्स एंगल फॉर पिनियन, अल्फा 2 क्या है, हेलिक्स एंगल ऑफ गियर। और कुछ स्पेसिफाई करने जैसा अगर है तो वो सिर्फ 5 है, और 5 क्या है भाई, फ्रिक्शन एंगल। 5 क्या है, फ्रिक्शन एंगल, जो एंगल 5 फ्रिक्शन जो है दैट इज 5 क्या है भाई, फ्रिक्शन एंगल। और एक एक्सप्रेशन और है इफिशिएंसी के लिए, एंड दैट विल गिव अस द मैक्सिमम इफिशिएंसी। तो हम नेक्स्ट फॉर्मूला ले लेंगे, मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ स्पाइरल गियर। स्पाइरल गियर का मैक्सिमम इफिशिएंसी विल बी इक्वल टू, मैक्सिमम इफिशिएंसी हो जाएगी भाई कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा 1 प्लस ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा 1 प्लस ऑफ 1। मैक्सिमम इफिशिएंसी इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा 1 प्लस ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा 1 प्लस ऑफ 1। ये इस एक्सप्रेशन से हमें मिलेगा मैक्सिमम इफिशिएंसी, जहां सभी टर्म्स हमें नोन है। अल्फा 1 क्या है भाई, अल्फा 1 मतलब कि जो हमारा छोटा वाला गियर है दैट इज स्मॉलर गियर का हेलिक्स एंगल है,
है ना। नया टर्म जो है वो है फाई। अब फाई क्या है? शाफ्ट एंगल। शाफ्ट एंगल क्या होता है? अगर दो स्पाइरल गियर हम यूज कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो शाफ्ट एंगल होगा। मतलब कि कितने एंगल से मैं इन शाफ्ट को रोटेट करूं कि दोनों भी शाफ्ट पैरेलल हो जाए ना। दोनों शाफ्ट को अगर मुझे पैरेलल करना होगा तो कितना एंगल मैं रोटेट करूं, दैट इज शाफ्ट एंगल थीटा। और इस थीटा की वैल्यू होती है, थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, है ना। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 जो होता है दैट इज इक्वल टू थीटा, है ना। अच्छा भाई, और मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कंडीशन भी है, उसे हम अलग से नोट बोल करके लिख लेंगे कि the efficiency of spiral gears will be maximum if the efficiency of spiral gears will be maximum if, उसके लिए कंडीशन है कि अल्फा 1 जो होना चाहिए दैट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू थीटा प्लस फाई बाय 2। मतलब कि अल्फा 1 हेलिक्स एंगल, पहले वाले गियर का हेलिक्स एंगल जो होगा वो शाफ्ट एंगल प्लस फ्रिक्शन एंगल अपॉन 2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी इफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। तो कंडीशन क्या है कि the efficiency of maximum spiral gears will be maximum if alpha 1 is equal to theta plus phi by 2, right? So dear friends, we will stop here and we'll continue by solving numericals from the very next lecture. Till then, have a good day.